सो वंस अगेन सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। और सच बताओ तो मैं बहुत खुश हुआ कि आपने वन शॉट वीडियो डालते ही एकदम अपना प्यार बरसाना स्टार्ट कर दिया। सभी बच्चे ने बहुत अच्छे से वन शॉट वीडियो देखा, जिसको अच्छा लगा उन्होंने कमेंट भी किया और बताया सर बहुत अच्छा वीडियो है। और एक दो बच्चे ने मुझे सजेशन भी दिया कि सर क्वेश्चन का भी सेशन लाइए। तो देखिए बच्चा, आप अगर अपना सपोर्ट दिखाओगे तो हर सेशन आएगा, आपका डिमांड पूरा किया जाएगा। तो ऐसा है कि पहले हम वन शॉट बना लेते हैं, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चंस का भी सीरीज आएगा। और वैसे भी देखो संडे टू संडे मैराथन होता है, तो आप लोग सब मैराथन करो। और आज मैं इस सेशन में हम लोग आज ग्रेविटेशन चैप्टर का वन शॉट देखने वाले हैं। आपको सिर्फ इसी वीडियो की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत नहीं कि 10 वीडियो देखो, ये एक वीडियो आपके पूरे ग्रेविटेशन चैप्टर के लिए काफ़ी है। यहाँ पे आपको सफिशिएंट थ्योरी, सफिशिएंट नॉलेज मिलेगा, है ना। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जिस प्रकार पहला वीडियो में आपने सपोर्ट दिखाया, उसी प्रकार इस वीडियो में भी सपोर्ट दिखाना बच्चा लोग। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम ग्रेविटेशन चैप्टर का। आपको जैसा कि मालूम है, ग्रेविटेशन का हिंदी गुरुत्वाकर्षण होता है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, इस ब्रह्मांड में जो भी ग्रह है, सौरमंडल के अंदर तारा हो गया, सबका अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है और धरती का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, सन का ग्रेविटेशन किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार प्लैनेट घूमते हैं, इन सभी बातों का जिक्र करेंगे। और बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हमें नहीं मालूम है, बट अगर आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत किया जाए इस सेशन का। आइए देखिए, इस चैप्टर को जब शुरुआत कीजिएगा तो सबसे पहला जो लॉज आता है दैट इज कॉल्ड केपलर्स लॉ। बच्चा तुम लोग 9th क्लास का बुक उल्टाना एनसीईआरटी वाला, वहाँ पे तुम केपलर्स नाम सुने होगे, इसका गारंटी है, कहीं ना कहीं तो सुने होगे केपलर्स का नाम। तो चलिए बात करते हैं केपलर्स का नियम क्या है। केपलर्स का नियम प्लानिटरी मोशन, जो ग्रह का मोशन होता है, गति होता है, उसके ऊपर केपलर्स ने नियम दिया। केपलर्स का मुख्य रूप से 3 नियम है और हम इसको वन बाय वन एकाएकी करके हर नियम को देखेंगे। तो पहला जो केपलर्स का नियम है, पहले केपलर्स का क्या नियम है ऊपर लेते हैं, पढ़ो अच्छे से क्या लिखा हुआ है। अगर देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन कंसिस्ट ऑफ 3 साइंटिफिक लॉ। जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर केपलर्स के जो है 3 लॉ है, 3 मुख्य रूप से 3 लॉ है ना, 3 ही नियम है। और देखा जाए तो ये मोशन के ऊपर दिया गया लॉज है, मोशन ऑफ प्लैनेट। मतलब केपलर्स का लॉ जो है, तुम देखो ना केपलर्स का नाम क्या रखा गया है, केपलर्स का लॉ का नाम क्या रखा गया, पढ़ो तो, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ग्रहों की गति के केपलर के नियम। मतलब केपलर्स का जो लॉ है प्लैनेट के ऊपर निर्धारित है, प्लैनेट के ऊपर दिया गया लॉ है ना। और उसी बात को यहाँ लिखा हुआ भी है, ठीक है ना, हिंदी में भी लिखा हुआ है आप लोग की सुविधा के लिए। देखिए हम अब पढ़ेंगे केपलर्स का पहला लॉ। केपलर्स का पहला लॉ क्या है, एक बार अच्छे से देख लो तुम लोग सब। देखो केपलर्स का पहला नियम ये कहता है ना, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं, है ना, जो दीर्घवृत्त के किसी एक केंद्र पर स्थित होता है। इंग्लिश में पढ़े क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में हूँ, सो डोंट जज, मेरा हिंदी को जज मत करना बच्चा, हिंदी में भी दिया है इंग्लिश में भी दिया है। केपलर्स का जो पहला नियम है, कहना है ऑल प्लैनेट मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ एलिप्स। मतलब केपलर्स का पहला नियम ये कहता है, देखो लोग गलत पढ़ते थे, पहले का लोग सोचते थे कि जो भी है प्लैनेट जैसे सन है, तो पहले का लोग सोचते थे कि जो भी प्लैनेट है सन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है ना, गोल गोल घूमता है। लोग पहले का ये सोचते थे, बट केपलर ने कहा ना बउआ, तुम लोग गलत सोचते हो। केपलर ने कहा कि ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में, है ना, अंडाकार ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है गोल गोल घूमते हैं।
गोल गोल ऑर्बिट नहीं घूमते हैं। ये आप गलत सीखते हो। आपको यहाँ पे सीखना होगा, क्या सीखना होगा, केपलर के पहला नियम के अनुसार जो आपका, सुनना मेरी बातों को, केपलर्स का कहना है कि ऑर्बिट जो होता है एलिप्टिकल होता है, ऐसा कुछ होता है। और तुमको पता होगा बच्चा, तुम लोग मैथ पढ़ते होगे तो एलिप्स के दो फोकाई होते हैं, दो होते हैं। एक हम यहाँ लिखेंगे उसको F1 और दूसरा लिखेंगे F2। और यहाँ पर और हम बात करें तो प्लैनेट जो होता है इसी के चारों ओर चक्कर मारता है। ये आपका प्लैनेट हो गया, ग्रह हो गया हिंदी में बोले तो। और सन कहाँ होता है, तुमको पता है सन कहाँ होता है? सन दोनों में से किसी एक फोकस पे होता है। ये आपका हो गया सन, ठीक ना। तो प्लैनेट जो होता है ऐसे चक्कर मारता है। तो केपलर्स का पहला नियम बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। बोलो सर कैसे? कुछ है ही नहीं। केपलर्स का पहला लॉ बस इतना ही बोलता है कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर मारते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट को। इसको हम एलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं, है ना। एलिप्टिकल ऑर्बिट हिंदी में बोले तो, है ना, एक तरह से बोल सकते हो अंडाकार, जैसे अंडा होता है ना वैसा ही लगभग कुछ शेप का होता है। और सूर्य के चारों ओर ग्रह इसी ऑर्बिट पे कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक ना। यही है पहला लॉ, और कुछ नहीं है। पहला लॉ इतना ही बोलता है कि जो भी प्लैनेट है, एवरी प्लैनेट, है ना, मूव्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ। बस इतना ही कहना है। चलिए हम अब चलते हैं केपलर्स के दूसरा नियम पे। पहला नियम का इतना ही कहना है। अगर हम बात करें दूसरा नियम का, है ना, तो बात करते हुए देखो पहला नियम वही बता रहा है कि देखिए ये हो गया एक एलिप्टिकल पाथ, जो हमने बताया ना वही बात को यहाँ पे लिख दिया फिर से एक बार। ये आपका हो गया एलिप्टिकल पाथ, ठीक ना। और यहाँ पे देखो सूरज जो होता है फोकस पे होता है और ग्रह जो है चक्कर लगाता है, ठीक ना, इसका ऐसे गोल 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 गोल। अब देखिए बच्चा, सूरज जो होता है दोनों में से किसी भी फोकस पे हो सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे केपलर्स के सेकेंड नियम पे, है ना। दूसरा जो केपलर का नियम है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। देखिए बड़ा आसान से पढ़िए, दिमाग पे प्रेशर नहीं लीजिए, बहुत आसान है। तुम लोग झूठ मूठ का टेंशन लेके रहते हो सर कैसे होगा। अरे लेक्चर देखो पूरा हो जाएगा, विश्वास करो मेरा। आइए केपलर्स का सेकेंड लॉ क्या है, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप लोग। देखिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट मीन्स दैट एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बोलोगे सर नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, हम है ना आपके लिए, 10 सेकेंड रुक जाओ समझ आ जाएगा। हिंदी में ये भी लिखा है, आप पढ़ोगे, ठीक ना। इस नियम के अनुसार ग्रह से जुड़ने वाली रेखा घूमती है समय के समान अंतराल में समान क्षेत्रों को बाहर करे। देखिए ये जो है ना हिंदी कभी कभार गड़बड़ भी बताता है, क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट किया हुआ है। सच बताता हूँ आप लोग को, तो थोड़ा बहुत ना गूगल गलती कर देता है। अब हर चीज़ हिंदी में लाना ये गूगल्स के हेल्प से ही हम कर पाएंगे, तो हमारा टाइपिंग थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। इस पर आप ज़्यादा गौर ना करें, आप हिंदी इंग्लिश पढ़े। और बात रहा समझने का सर, तो हम समझा रहे हैं ना आपको, आइए समझाते हैं केपलर्स का सेकंड नियम क्या कहता है। देखिए केपलर्स का सेकंड नियम कहता है, मैं खुद से समझा देता हूँ, छोड़ो हटो। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हम एक ऑर्बिट बना देते हैं, है ना, और सन जो है तुम्हारा यहाँ पे है, सन SUN सन, ये तुम्हारा सन हो गया। ये ऑर्बिट बना दिए, ये तुम्हारा सन हो गया। देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब ग्रह मान लीजिए यहाँ पे प्लैनेट है तुम्हारा, ठीक ना, सुनिएगा बात। प्लैनेट यहाँ पे, और प्लैनेट जहाँ पे उसको हम A बिंदु मान लेते हैं, पॉइंट A मान लेते हैं। यहाँ से एक रेखा प्लैनेट की ओर खींचेगा, इसको जोड़ दीजिएगा प्लैनेट से, सूरज से प्लैनेट को जोड़ दीजिएगा। देखिए ग्रह तो रुका हुआ नहीं रहता है, ये तो तुमको ही पता है कि ग्रह रुका हुआ नहीं रहता है। तो थोड़ी देर बाद ये ग्रह यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे आ गया, थोड़ी देर बाद, तो यहाँ एक और रेखा खींच लीजिए, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ से यहाँ आने में, A से B आने में
ग्रह को जो समय लगा बचवा, वो समय लगा dt। टी भी मान सकते, कोई जरूरत नहीं, बट मान लेते हम यहाँ छोटा टाइम मान लेते, मेरे मानने पे है तो हम मान लेते a से b गया और समय लगा dt, मान लेते dt समय लगा, तुम चाहो तो t मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। a से अगर ग्रह b जा रहा है तो उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा ना, तो लगा और समय को हमने dt मान लिया। अब देखिए जब ग्रह a से b गया तो यहाँ क्षेत्रफल बनेगा, बीच में दो लाइन के बीच में एरिया बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब a से b गया, अब क्या होगा, कुछ देर बाद प्लानेट जो है मान लीजिए यहाँ पे आ गया, इसको हम C बोल देते हैं। कुछ देर बाद मान लो घूम फिर के प्लानेट C पे आ गया और सेम समय में, जैसे यहाँ dt टाइम लगा था ना, सेम समय dt में प्लानेट C से भाग के वापस D पे आ गया। तो फिर से आप लोग को वही काम करना है। क्या काम करना है सर, बोलिए क्या काम करना है। तो फिर से आपको वही काम करना है, सूरज से दो लाइन खींचना है और इसको जोड़ देना है। यहाँ पे भी देखिए कुछ एरिया बन रहा है, क्षेत्रफल। अब सुनिए बात को, अब ये लॉ क्या कहता है, आप लॉ पढ़िएगा तो ये लॉ के अनुसार, एक मिनट रुकिए हम बताते हैं। देखिए ये लॉ के अनुसार जो एरिया बनता है ना, सेम समय पे, देखिए समझे बात को, ए से बी गया, बीच में एरिया बनाना है, क्षेत्रफल हो गया तुम्हारा। सी से डी आया, ये भी तुम्हारा क्षेत्रफल हो गया। तो सेकेंड लॉ के हिसाब से जो एरिया बनता है उसका जो गति होता है एरिया बनने का, एरियल वेलोसिटी उसको बोलते हैं, वो कांस्टेंट होता है। एरियल वेलोसिटी मतलब यहाँ पे dt समय में जो एरिया बना, क्षेत्रफल बना, इसको हम a1 नाम देते हैं। यहाँ पे एरिया जो बना उसको हम a2 नाम देते हैं। तो कैप्लर्स का सेकेंड नियम का कहना है कि dA/dt कांस्टेंट होगा। बोलोगे सर कि a क्या है सर, a आपका स्मॉल एरिया है, एरिया ही है, t क्या है, टाइम। मतलब कैप्लर का कहना है कि सेम समय में जो एरिया बन रहा है ना ई वाला, और वही समय में एरिया ई वाला भी बन रहा है, सी से डी आया तो उतने समय में आया, तो दोनों एरिया का बराबर होगा रेट, ठीक ना। तो कैप्लर्स का कहना है रेट ऑफ एरियल वेलोसिटी, क्षेत्रफल बनाने का जो गति होता है, डर रहे होता है, वो बराबर होता है। यही कैप्लर्स का कहना है। तो चलिए वही बात लिखा हुआ है। आई होप कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। आप लोग नहीं दिक्कत हो रहा है तो एक बार पॉज करके एक बार फिर से मेरी बातों को सुनिए। चलिए वही बात को यहाँ लिखा हुआ है बच्चा। आइए, जैसा कि मैंने बोला कि dA/dt जो होता है एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, यही कैप्लर्स का कहना है। अब आइए हम इस पे थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं। आप चलिए हम रिसर्च हम खुद से करेंगे, हालांकि यहाँ इक्वेशन लिखा हुआ है, बट मैं कहूँगा कोई बात नहीं, छोड़ो, हम इक्वेशन नहीं रटेंगे, हम खुद से इसको डिराइव करेंगे, खुद से इक्वेशन को बनाएंगे बच्चों, ठीक ना। आइए यहाँ नीचे कर लेते हैं। देखिए मेरे बातों को ध्यान से देखिएगा। फिर से हमने एक एलिप्टिकल पाथ बना दिया और मान लीजिए ग्रह यहाँ पे है, ए बिंदु पे। कुछ देर बाद वही ग्रह बी बिंदु पे आ गया। ये हमारा सन है, सूरज है। हमको क्या करना है बचवा, तुम ही बताओ हमको क्या करना है। हमको सन से इसको लाइन को जोड़ना है, याद रखिएगा। तो हमने ए को भी जोड़ दिया, सूरज से बी को भी जोड़ दिया। मान लीजिए ए से बी जाने में dt समय लगा है, ए से बी जाने में, ग्रह है तुम्हारा, इस ग्रह को ए से बी जाने में जो समय लगा है वो dt समय लग गया, ठीक ना, ए से बी जाने में। अब देखिए यहाँ पे एरिया बन रहा है और यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r मान लो, मतलब सूरज से जो रेडियस मानेगा उसको अप्रॉक्स r मान लेते हैं। हालांकि ये बदलता हुआ है, अलग अलग जगह पे रेडियस अलग अलग होगा, बट अभी हम फिलहाल छोटा सा समय के लिए इसको हम एक समान मानते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम r मान लिए, और मान लीजिए बचवा प्लानेट जो स्पीड से भाग रहा है उसको हम v बोल देते हैं।
प्लानेट v स्पीड से भाग रहा है। अब बताइए एरिया क्या होता है। अगर हम अप्रॉक्स लें, अप्रॉक्स समझते हो, छोटा सा जगह ले, ए से बी मानो छोटा सा है, तो लगभग ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। और ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ बेस। अब देखिए प्लैनेट v स्पीड से जा रहा है तो a से b कितना कहलाएगा, स्पीड इनटू टाइम होगा। समझिए बात को। हम देखो, हम ना डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रटवाना चाहते हैं, हम चीज़ों को समझाना चाहते हैं। यदि तुमको फॉर्मूला रटना है तो तुम भगा लो थोड़ा सा। अब मान लो यहाँ दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा सा भगा के आगे देख लो, फॉर्मूला रट लेना तुम। बट जो बच्चे समझना चाहते हैं उनके लिए हम थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं। देखिए अगर a से b जाएगा तो डिस्टेंस a से b क्या होगा, v dt। वेलोसिटी गुना टाइम करते हैं तो हमको डिस्टेंस आ जाता है। और ये आपका हो गया रेडियस। तो एरिया जो होगा 1/2 बेस, बेस की जगह पे v dt काम करेगा। और यहाँ पे हाइट की जगह पे हम r लिखेंगे। अप्रॉक्स है ना, है नहीं बट अप्रॉक्स ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 VR dt, ये आपका लगभग आ जाएगा, क्या आ जाएगा बचवा, एरिया आ जाएगा, स्मॉल एरिया आ जाएगा, DA आ जाएगा। और अगर आप देखिएगा तो हमने सेम काम ऊपर किया है। देखिए अब देखिए क्या ये हमको क्या निकाले हमने बचवा, हमने बचवा निकाला एरिया। अब कैपलर्स का नियम क्या कहता है कि हमको एरियल वेलोसिटी निकालना है। तो एरियल वेलोसिटी क्या होता है, एरियल वेलोसिटी होता है dA बट्टा dt होता है। तो dA की जगह क्या लिखेंगे, देखो 1/2 VR dt लिखेंगे। देखो dA की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 VR dt, dA की जगह पे। और नीचे क्या है, नीचे आपका है dA की जगह लिख दिए VR dt, dA की जगह पे, और नीचे dt, तो यहाँ लिखेंगे dt। और तुम देखोगे dt से dt कट गया, तुम देखोगे। अब हमको क्या आ गया, एरियल वेलोसिटी का मान क्या आ गया बचवा, क्या आ गया एरियल वेलोसिटी का मान, एरियल वेलोसिटी का मान आ गया 1/2 VR। अब हम क्या करेंगे कि अपना मस्त आइंस्टाइन वाला दिमाग लगाएंगे जो आप में से बहुत लोगों के पास होगा। और वो दिमाग क्या है, ध्यान से देखना। हम लोग ऊपर नीचे m से गुना कर देंगे, नीचे भी अपने मन से m से गुना कर देंगे। ऊपर नीचे m से गुना कर देंगे तो dA/dt होगा, क्या होगा 1/2, ये हो जाएगा mvr। और mvr जो होता है एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। तुम लोग पढ़े होगे बच्चों, L बराबर mvr पढ़े होगे। तो mvr जो होता है एंगुलर मोमेंटम होता है, तो यहाँ पे L लिखा जाएगा, नीचे m लिखा जाएगा। तो हमने क्या पाया कि एरियल वेलोसिटी जो होता है वो बराबर होता है हाफ L फॉर एंगुलर मोमेंटम, m फॉर मास, उसके बराबर होता है। तो हमने केपलर सेकंड नियम से ये फॉर्मूला को बनाया। और जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अरे तुम फॉर्मूला रट लो ना, लो तुम्हारे लिए फॉर्मूला हाजिर है सर, रट लीजिए इसको। बट मैंने सिखाया कि फॉर्मूला कैसे आया, ठीक ना। और यहाँ पे थोड़ा बहुत अप्रॉक्स लिए हैं, है तो ट्रायंगल नहीं, बट हम इसको मान लिए त्रिकोण है, ट्रायंगल है, और उस पर फॉर्मूला लगा दिए। चलिए, तो हमने सीखा कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, एक समान नहीं होता है। और हमने सीखा कि एरियल वेलोसिटी मोमेंटम के बराबर भी आ रहा है, यहाँ पे L/2m के बराबर। इसका मतलब ये भी कांस्टेंट होता है ग्रह के अंदर। चलिए, ये था बचवा केपलर्स का दूसरा नियम। अब समय ज़्यादा ना व्यर्थ करे, मुझे पता है थोड़ा सा तो दिक्कत हो रहा होगा। जिस तरह पहला लेक्चर लगा होगा समझ, मुझे पता है आप लोग से पहला लेक्चर ज़बरदस्त था, ये वाला लेक्चर थोड़ा सा दिमाग खराब हो रहा है थोड़ा सा। अरे बच्चा, हर चैप्टर एक जैसा नहीं होता है। कुछ चैप्टर तुम बहुत बार पढ़ लिए हो तो तुमको आसान लगने लगा है, और जो चीज़ तुम नहीं पढ़े तुमको हार्ड लगने लगा है। तुम पहली बार पढ़ोगे तुमको हार्ड लगेगा। तुम ही सोचो ना, तुम कहीं घूमने जाते हो तो जब तुम एक बार पहली बार घूमने जाते हो तो तुमको रास्ता देखा नहीं होता है, और जब दोबारा वही शहर दोस्त के साथ घूमने जाते हो तुमको एक एक रास्ता देखा होता है।
तुम अपने दोस्त को भी घुमाते हो, चलो हम भी घुमाते हैं दोस्त को, ऐसे बोलते हो, वही बात है। आइए केपलर्स का तीसरा नियम पे चर्चा करें। देखिए बड़ा आसान नियम है, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, इंग्लिश भी लिखा है, पढ़ लो। इस नियम का कहना क्या है भाई? इस नियम का कहना है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स एलिप्टिकल ऑर्बिट। देखिए कह रहा है, इसी चीज को हिंदी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, मैं आपको समझा देता हूं कहना क्या चाह रहा है। तीसरा नियम क्या कहना चाह रहा है, बहुत जरूरी है नियम। तुम लोग सोचोगे सर इग्नोर मार दे, ना बउआ इग्नोर नहीं मारो, पढ़ाई को इग्नोर मत मारो, बाकी सबको इग्नोर मार दो चलेगा। देखिए केपलर्स का तीसरा नियम कहता है कि मान लीजिए एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, कक्षा है, और इसके अंदर दो एक्सिस होता है बउआ। एक होता है ये वाला एक्सिस जिसको हम बोलते हैं माइनर एक्सिस, छोटा एक्सिस है तो उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम 2b बोलते हैं, 2b। बोलोगे सर 2b क्या होता है? अरे b से लिखते हैं, मेरा मन किया हम b से लिख दिए, तो यहाँ से यहाँ तक हम 2b बोलते हैं। और सर मेरा बात ध्यान सुनना, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, बड़ा होता है ना, तो जो बड़ा होता है उसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं। ये बड़ा होता है तो मेजर एक्सिस को बोलते हैं, और ये छोटा होता है तो इसको हम माइनर एक्सिस बोलते हैं। अब एलिप्स के अंदर ध्यान से सुनिएगा, मेजर एक्सिस को 2a से लिखते हैं यहां से यहां तक, और उसका आधा a कहलाता है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये उसका आधा होता है, मेजर एक्सिस का आधा, जिसको अपन सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। यहां से यहां तक आधा है, इसको हम सेमी मेजर एक्सिस a बोलते हैं। अब केपलर्स का तीसरा नियम का क्या कहना है? केपलर्स का तीसरा नियम का कहना है कि यदि एक ग्रह है, यहां मान लो एक ग्रह है, और वह एक चक्कर करता है, परिक्रमा करता है, सूरज के चारों ओर घूमता है ये ग्रह, यहाँ पे सूरज है मान लो यहाँ पे कहीं, और ये ग्रह सूरज के चक्कर लगा रहा है, तो जब एक चक्कर लगाएगा तो एक टाइम पीरियड कहलाएगा। याद रखना, टाइम पीरियड मतलब होता है एक चक्कर। तो बचवा थर्ड लॉ का कहना है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर करोगे तो a क्यूब के स्क्वायर के बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बराबर नहीं प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि एक ग्रह को एक चक्कर मारने में जितना समय लगता है, यदि आप उसका स्क्वायर करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके आधा a के बराबर, a का क्यूब का, यहाँ से यहाँ a होगा ना, उसी का क्यूब का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये लॉ है, इसको आप याद कर लो, ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना फंस जाओगे। तुम्हारे पास समय बहुत कम है तो ज़्यादा मत सोचो, जितना पढ़ा रहे उतना ही सब कुछ मान के अपना कॉपी में नोट बनाओ और आगे इसको करो, बस इतना ही कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, इतना ही कहना उस लॉ का। अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पे कुछ बातें लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, है ना। और यहाँ हिंदी में भी लिखे हैं, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है जिसका परिमाण उनके द्रव्यमान के उत्पाद के सीधे अनुपातिक होता है और उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के नहीं आता हमको इतना बड़ा हिंदी वर्ड है भाई, हिंदी कमज़ोर है। आइए इधर बात करते हैं, मैं इसको समझा दूंगा, टेंशन ना लो। एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स whose magnitude directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between their center। नहीं समझ आया होगा? बोले सर इंग्लिश आ जाता तो हम बुक नहीं पढ़ लेते हैं, हम यूट्यूब पे लेक्चर काहे देख रहे हैं सर? ये इंग्लिश के लिए, इंग्लिश हमको ज़्यादा अच्छा सा आता तो हम बुक पढ़ लेते। कोई बात नहीं, हमें ना हम समझा देते हैं। देखिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है हम बताते हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि यदि दो द्रव्यमान है, दो कोई ग्रह है, एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरा ग्रह का द्रव्यमान m2 है, और दो ग्रह के बीच की दूरी
यदि हम इसको डी मान ले तो न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ कहता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि देखो गुरुत्वाकर्षण बल अट्रैक्टिव नेचर का होता है, रिपल्सिव तो होता नहीं है। कभी भी तुम देखे हो कि ग्रेविटी के कारण दो चीज दूर भाग गया हो? बिल्कुल नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ का कहना ये है कि यदि दो ऑब्जेक्ट है इस ब्रह्मांड में, एक का द्रव्यमान m1 है और दूसरे का द्रव्यमान m2 है और दोनों के बीच की दूरी d है, तो ये लॉ कहता ये है कि जो बल लगता है F, जो फोर्स F लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के द्रव्यमान के गुना का। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2। और जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बीच के दूरी का स्क्वायर के, ऐसा। तो न्यूटन का जो नियम है गुरुत्वाकर्षण का, है ना, बस यही दो बात बोलता है। पहला बात बोलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल दो मासों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा बात बोलता है गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए हिंदी में मुझे नहीं पता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को क्या कहते हैं, इनडायरेक्टली क्या करते हैं। आप गूगल कर लो ना, दिक्कत होता है ना, गूगल कर लो, कोई बात नहीं। देखिए अब बच्चा दोनों को मिला देंगे तो हम लिख सकते हैं फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों को मिला दो m1 m2 के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी स्क्वायर की। अब हम जब भी कभी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आएगा। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ भी आएगा। और यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा उसका मान होता है g, m1 m2 बटा डी स्क्वायर। g जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है ना, ये जो g है एक कांस्टेंट है बचवा, जिसको हम लोग नाम देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रखिएगा। तो यही है फाइनल लॉ, यही है। ये लॉ से हमको इक्वेशन निकल के आ गया, फोर्स बराबर g m1 m2 बटा डी स्क्वायर। और यही न्यूटन के द्वारा दिया गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं। और यही सब दिया हुआ है, वही बात है, फिगर अगर हम बना ही दिए तो वही सब दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जगह छोड़ दिया गया तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मूला क्या आया बचवा, फॉर्मूला आया g m1 m2 बटा में नीचे क्या डी स्क्वायर, बीच की दूरी का स्क्वायर। और बचवा g का जो मान होता है सब लोग याद रखे, बहुत ज़्यादा यूज आता है। g का मान क्या होता है पता है तुम लोग को? नहीं है। g का मान होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11। और बहुत बार यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में g का ऐसा यूनिट भी पूछ देता है, तो कोशिश करना बचवा इसको भी याद रखो तुम लोग। देखिए एक और बात हम समझा रहे हैं, ये जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ना, गुरुत्वाकर्षण, ये चैप्टर थोड़ा बहुत मैच खाता है। बोलो सर कौन सा चैप्टर से मैच खाता है सर? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से मैच खाता है, यही चैप्टर। ठीक ना। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो g का मान क्या होता है याद रहेगा ना, 6.67 10 का पावर -11। चलिए हाँ, ये आपका VVI। बोलो सर कैसे? गुरुत्वाकर्षण बल में ये सब पूछता है? नहीं, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में बहुत बार ये क्वेश्चन देखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार जो अच्छा एग्जाम होता है ना स्टेट बोर्ड का, दूसरे स्टेट में राज्य में होता है, तो वहाँ ये सब पूछ देता है
कि बताओ जी का डायमेंशन क्या होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो m-1 L3 T-2। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के ऊपर चर्चा करते हैं। आइए कुछ बातें को आपको याद रखना होगा। पहली बात, जैसे कि आपने सुना होगा कि दो एक जैसा चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, धक्का देके भगाता है दूर, और अपोजिट चार्ज विपरीत स्वभाव के आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट बचवा, गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव मतलब हमेशा एक दूसरे को खींचता ही है, धक्का नहीं दे सकता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, ये एक दूसरे को धक्का नहीं देगा। और ये इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू मासेस। मतलब कहने का अर्थात यह है कि तुम अगर दो को कोई बॉल ले लो, कोई भी दो को बॉल उठा लो, ऐसे दो को बॉल ले लो और दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निकालो हवा में। मान लो हवा में, उदाहरण के तौर पे मान लो कि हवा में दो बॉल के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन है। हालांकि 1 न्यूटन नहीं होता है, बहुत कम होता है, बट मान लो बचवा दो बॉल के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, दो बॉल के बीच हवा में 1 न्यूटन है। तो तुम अगर दो बॉल को पानी में लेके चले जाओगे, पानी में डुबा दोगे, तब दो बॉल को पकड़ के रखोगे, तब भी दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 1 न्यूटन होगा। मतलब कोई मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीच के कोई माध्यम से फर्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कंजर्वेटिव होता है। याद कीजिए, आप सभी ने पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है। सेम गुरुत्वाकर्षण बल भी कंजर्वेटिव होता है ना, कंजर्वेटिव होता है। इसलिए इसमें वर्क डन जो होता है वो रास्ता पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंडेंट अपॉन पाथ। याद रखिएगा, एक बस छोटा सा बात बताते हैं, हमेशा वो बात याद रखिएगा। जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, बल होते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं, उसमें जो कार्य किया जाता है, वर्क डन किया जाता है, उसको रास्ते से मतलब नहीं होता है, ठीक ना। जैसे कि एक उदाहरण बताएं, मान लो एक बॉल ए पे है और ए से तुमको बॉल को बी पे ले जाना है, ए से बी ले जाना है बॉल को। तो 1 मिनट रुकिएगा। अगर हम एक बॉल को ए से बी ले जाए तो बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसे चले जाओ, एक रास्ता ऐसे चले जाओ, ऐसे भी जा सकता है बच्चा। तो बउआ तुम कोई और रास्ता से जाओ, वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन होगा वो होगा -mgh। चाहे तुम कोई और रास्ता से जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम इधर से घुमा फिरा के नचा के ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि वर्क डन को रास्ते से मतलब नहीं है, वर्क डन को मतलब है, शुरू में कहाँ थे बउआ, बाद में कहाँ गए, ये हाइट से मतलब है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर माइनस काहे लिख दिए सर। बउआ बॉल को तुम ऊपर ले जा रहे हो और ग्रेविटी नीचे की ओर रहता है, तो विपरीत दिशा हुआ ना, इसलिए वर्क डन माइनस होगा, ठीक ना, याद रखना। चलिए अब आगे की ओर रुख करें अपना भाई। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए कभी भी पेन ही का बात करें, पेन पे अगर हम बल लगाएंगे तो पेन मोशन में आ जाएगा, पेन पे अगर हम बल लगाएंगे तो पेन मोशन में आ जाएगा, गति में आ जाएगा। सेम यदि हम, धरती क्या करता है, धरती भी बल लगाता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है ना, तो इसको अगर छोड़ देंगे तो नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। मतलब धरती बल लगाता है और बल लगाने के कारण क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो धरती का भी एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि धरती भी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, तो किसी भी चीज़ को खींचता है, तो उसमें भी एक्सेलरेशन होता है।
तो उसको अपन नाम देते हैं, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये नाम दिया जाता है। ठीक ना, जो धरती का एक्सेलरेशन होता है बचवा, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, उसको जी से लिखा जाता है, छोटका जी से। देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी बराबर जी एम बट्टा आर स्क्वायर। बोलो सर जी क्या है? जी आपका होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वही जो कांस्टेंट होता है। और यहां पे m जो होता है वो, अगर धरती का बात किया जाए तो होता है मास ऑफ अर्थ, द्रव्यमान धरती का। और बात किया जाए r का, तो r जो होता है ना, सेंटर से दूरी होता है। मान लीजिए आपको इस बिंदु पे ग्रेविटी निकालना है, जी का मान निकालना है, इस बिंदु पे निकालना है, तो उस समय r जो होगा ये होगा। ठीक ना, तो बहुत लोग यहाँ छोटा r भी लिखते हैं, तो हम एक काम करते हैं छोटा r ही लिख देते हैं, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख देते हैं छोटा r इसको। तो समझिए बात को, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है बचवा, एक जैसा हमेशा नहीं होता है। तुम लोग गलत पढ़ते हो, तुम लोग सीखते हो 9.8 9.8 ना, वो हमेशा 9.8 नहीं होता, हम बताएंगे, इस बात पे भी चर्चा होगा, टेंशन ना लो। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताइए? फॉर्मूला होता है जी बराबर जी एम बट्टा आर स्क्वायर। अब सुनिए, आर क्या होता है? जहां पे आपको ग्रेविटी का मान निकालना है, मान लो पी बिंदु पे निकालना है, तो धरती के केंद्र से इस पी बिंदु की दूरी को हम आर बोलेंगे। ये फॉर्मूला याद रखिएगा जी का, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बोला, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, धरती का जो एक्सेलरेशन होता है हर जगह सेम नहीं होता है। तुम फॉर्मूला ही देखो ना, धरती का एक्सेलरेशन ग्रह के द्रव्यमान पे डिपेंड करता है और दूरी पे डिपेंड करता है कि केंद्र से कितना दूर हो तुम। मतलब अगर तुम आसमान में जाओगे तो धरती से केंद्र का दूरी बढ़ेगा। मान लो तुम्हारा धरती है और तुम आसमान में उड़ रहे हो यहाँ पे, तो तुम्हारा दूरी धरती से बढ़ गया है ना, तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा। बल नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल भी कम हो जाएगा और जी का मान भी कम हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर? चलिए अब हम सीखेंगे कितना से घटता है, क्या होता है, सब फॉर्मूला बस याद रखना। देखिए, अगर मान लीजिए आप, ये धरती है और धरती का त्रिज्या रेडियस आर है, धरती स्फेरिकल होता है ना, ये धरती है, धरती का रेडियस आर है, और आप इस धरती से ऊपर आ गए। मान लो एरोप्लेन बैठे, एरोप्लेन है, स्पेस क्राफ्ट, नासा एलोन मस्क भैया का है ना स्पेस क्राफ्ट, वही स्पेस क्राफ्ट में बैठ गए, धरती से ऊपर आ गए, यहाँ पे आ गया, ये आपका रहा स्पेसशिप। तो आप धरती से ऊपर आ गए, सतह से ऊपर आ गए, और मान लीजिए धरती के सतह से आप h ऊंचाई तक आ गए, सतह से जो आपका ऊंचाई h है, उस केस में जो g का मान होता है सर, वो होता है ये, इसको याद रखिएगा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा बीच वाला। मतलब कि यदि आप धरती के सतह से h हाइट पे हैं तो g का मान g बट्टा 1 प्लस h बट्टा आर स्क्वायर होता है। ये डायरेक्ट याद रख लीजिए। बोलिएगा सर कैसे आया सर, सब चीज़ चाहते हो एक के लेक्चर में करवा दें। बउआ, ये ग्रेविटेशन 10-12 लेक्चर 15 लेक्चर तक जाता है। चलो हम समझा देते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे। यहाँ पे h जो है हाइट है, तुम धरती से कितना, सतह से कितना ऊंचाई पे, वहाँ h डालोगे। r क्या है? धरती का अपना त्रिज्या रेडियस,
और ये छोटका जी क्या है, ये जी जो छोटका जी है ना वो 9.8 होगा। लोग सर कैसे, ये जो ग्रेविटी जो है धरती के सतह पे जो जी का मान होता है वही छोटका जी है, ठीक ना। तो जी जो है उसका मान 9.8 होगा। ये जी धरती के सतह पे ग्रेविटी कितना होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कितना होता है उसका मान है। और h हो गया धरती से सतह से हाइट, r हो गया रेडियस। अब फॉर्मूला आया कैसे हम बताते हैं, देखिए आप लोग जानते हो g बराबर gm बट्टा r होता है। अब देखिए मान लीजिए आप धरती के केंद्र से यहाँ पे इस P बिंदु पे, तो धरती का रेडियस r हो गया और यहाँ से h हाइट हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस को हम r बोलेंगे, छोटका r, और छोटका r का मान होगा, या r स्क्वायर होता है बच्चा, सॉरी, छोटका r का मान होगा r प्लस h, ठीक ना। तो इस P बिंदु पे r का जो मान होगा r प्लस h होगा। तो यहाँ पे अगर g का मान निकालना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, तो r की जगह पे बचवा हमें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, r प्लस h का होल स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी याद रखना है। और इसी फॉर्मूला की मदद से इस फॉर्मूला को बनाया गया है, ये भी याद रखना, ठीक ना। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रहेगा, ठीक ना। ये फॉर्मूला कब लगाना है बच्चों, जब धरती से h हाइट पे आप लोग रहोगे, ऊंचाई पे रहोगे, तब ये दोनों लगा देना। ये वही लगा सकते हो और ये भी लगा सकते हो। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, कंटिन्यू बोल रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं कितना मेहनत है, लगातार बोल रहे हैं भाई। ये लेक्चर मुझे जहाँ तक उम्मीद है 1 घंटा 50 मिनट तक जा सकता है, बड़ा लेक्चर हो सकता है। देखिए वही बात लिखा हुआ है इसमें। मान लीजिए, देखिए एक और बात समझा रहे हैं, दो को फॉर्मूला बता दिए कि धरती से ऊंचाई पे जाओगे फॉर्मूला क्या होगा। देखो बच्चा, हमारा धरती बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, और धरती का जो रेडियस होता है 6400 किलोमीटर के लगभग होता है। तो यदि तुम छोटा मोटा हाइट पे जाते हो, देखो समझो, अगर तुम स्पेसशिप में बैठ के खूब दूर चले गए, बहुत दूर चले गए, तब तो बहुत ऊंचा हो गया। लेकिन मान लो तुम छोटा मोटा हाइट पे जाते हो, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, मान लो तुम माउंट एवरेस्ट पे खड़े हो गए, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 8.8 किलोमीटर। मान लो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 9 किलोमीटर है। अब बताओ 6400 किलोमीटर के सामने 9 किलोमीटर का कोई औकात है? नहीं। 9 किलोमीटर कितना छोटा है और 6400 कितना बड़ा है। इसका मतलब कि ये जो हाइट है स्मॉल हाइट है। और जब भी छोटा मोटा ऊंचाई हो, छोटा मोटा ऊंचाई हो, तब ग्रेविटी का जो मान होता है उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, याद रखना ये वाला। ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब छोटा मोटा ऊंचाई का बात हो। बोलो सर यहाँ पे सब क्या लिखा है, नहीं समझ रहे हैं, हम बताते हैं, हमारा गारंटी है आपको आएगा समझ। ई जी है वही 9.8 वाला धरती के सतह पे, सरफेस पे। एच क्या है? एच है कितना हाइट पे हो आप, कितना ऊंचाई पे हो। और आर हो गया आपका रेडियस, त्रिज्या, धरती का रेडियस, है ना। और याद रखिएगा ये फॉर्मूला तभी लगाइएगा जब हाइट छोटा हो।
h का मान r से छोटा हो तभी फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक ना। और हाँ, कुछ बच्चे होंगे जिनको चैप्टर थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम बताते हैं बहुत सारे कोचिंग में ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ाया ही नहीं जाता है। तो जो चीज़ तुम बार बार पढ़ोगे तो आसान लगेगा, और जो चीज़ तुम एक दो बार पढ़ोगे तो हार्ड ही लगेगा। इसलिए मेरे बात को गौर से समझो, सुनो। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया, और ये फॉर्मूला तब लगेगा जब छोटा हाइट हो, स्मॉल हाइट हो। याद रखिएगा ये फॉर्मूला को, ये ऊंचाई पे फॉर्मूला, ऊंचाई पे ग्रेविटी का मान घटता है, ये बात भी याद रखिएगा। चाहे तुम ऊंचा जाओ, चाहे तुम धरती के नीचा जाओ, दोनों उदाहरण में, दोनों केस में गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसका मान कम में होता है, बल का भी मान कम होता है। चलिए अब एक और बात पढ़ लेते हैं। मान लो बच्चा तुम धरती के अंदर जा रहे हो, मान लो हमारा ये धरती है, हमारा ये अर्थ है, प्यारा सा धरती है, और तुम्हारा क्या प्लान है कि धरती के अंदर खुदाई करते हैं। खुदाई तो सर धरती को खोद सकते हैं? हाँ, कुछ साइंटिस्टों ने ट्राई किया। हमारे रूस में दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा मौजूद है, लगभग 11 किलोमीटर गहरा गड्ढा है। साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश किया हमारे धरती के अंदर गड्ढा किया जाए, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं कर पाए। लगभग 11 किलोमीटर या 14 किलोमीटर के आसपास किए हैं। डाटा मुझे जहाँ तक याद है 11 है, ज़्यादातर तो 11 लग रहा है, ठीक ना। तो उससे ज़्यादा गड्ढा कर ही नहीं पाए। और हमारा धरती तो बहुत विशाल है। हमारी धरती कितना है रेडियस इसका? 6400 किलोमीटर। देखिए अब अगर मान लीजिए आपका प्लान है कि धरती के अंदर खुदाई करते हैं, तो कीजिए, आपका प्लान है तो कीजिए। तो अगर तुम धरती के अंदर खुदाई करोगे और खुदाई किए डी डिस्टेंस तक, है ना, कितना दूर खुदाई किए? डी, यहाँ डी लिखा हुआ है। आपने धरती के अंदर खुदाई किया डी डिस्टेंस तक, तो बच्चा एक बात बताता हूँ, अगर तुम धरती के अंदर खुदाई करोगे ना, तो अंदर जाने पे भी ग्रेविटी का मान कम में होता है, ज़्यादा नहीं होता है। ग्रेविटी का मान सबसे ज़्यादा धरती के सतह पे ही होता है बस। और अंदर जाने पे जो ग्रेविटी का मान होता है, मान लीजिए उसको हम जी डैश कह रहे हैं, जी डैश। तो इस जी डैश का जो मान होता है बचवा, होता है जी 1 - d/r। यही होता है जी डैश का मान। बोलो सर ये जी क्या है? बउआ हमेशा याद रखना, ये जो जी है धरती के सरफेस सतह पे जो ग्रेविटी का मान होता है वो जी होता है। डी क्या है? कितना दूर आपने खुदाई किया, वो डी है। आर क्या है? रेडियस। तो एक बात याद रखिएगा कि धरती के अंदर खुदाई हो तो फॉर्मूला 1 - d/r होता है। धरती के अंदर जाए, गहराई में जाए, तब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। और इससे पहले क्या पढ़े? इससे पहले पढ़े कि अगर हम धरती से ऊपर जाए, ऊंचाई पे जाए, तब जी डैश का मान होता जी 1 - 2h/r। बट एक शर्त है, यदि हाइट छोटा हो तो, छोटा मोटा हाइट का बात किया जाए, तब ये फॉर्मूला। और यदि हाइट बड़ा हो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो बड़े हाइट के लिए, या चाहो तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो बड़े हाइट के लिए। दोनों बात बराबर है, दोनों फॉर्मूला बराबर बात है। चलिए समय कम है और हमें पूरा चैप्टर भी निपटाना है बच्चा। आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, आइए करते हैं। आप लोग को मेरे साथ साथ बताना है और सभी बच्चे को कमेंट में जवाब देना है, ठीक ना। सब लोग को जवाब देना बच्चा, बहुत जरूरी चैप्टर है और सबका ही चैप्टर कमजोर होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा।
सुनिएगा बातों को मेरी। क्वेश्चन पढ़िए तो एक बार, आइए पढ़िए एक बार मेरे साथ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एट व्हाट डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज बाय 1%। देखिए कह रहा है कि धरती के गहराई में पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई पे गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, क्योंकि एक्सेलरेशन को त्वरण बोला जाता है, 1% कम हो जाए। मतलब जी डैश का मान दे दिया। बोलो सर कैसे? बउआ आपको क्या बोला? 1% कम हो जाए तो धरती के सतह पे ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी होता है, त्वरण का मान, माइनस इसका 1%, इसका 1% करेंगे क्या आएगा बताइए? हमको जी डैश चाहिए ना, हमको तो क्वेश्चन में बोल दिया कि 1% कम हो जाएगा। इसका मतलब जी माइनस जी का 1%। इसको सॉल्व कीजिए, जी को कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1/100, 100 इधर जाएगा, 100 में 1 गया तो 99 आ जाएगा बउआ, 99/100 हो जाएगा, 100 में 1 जाएगा जी। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया गया है कि नीचे जाने पे ग्रेविटी 1% कम हो जाएगा। तो ग्रेविटी कितना होगा? 99 G/100। तो बच्चा इस जी डैश की जगह पर हम लोग लिखेंगे 99 G/100 और यहां पे जो वैल्यू है उसको डालो। क्या वैल्यू? जी बराबर, गहराई में जा रहे हैं ना, तो गहराई का फॉर्मूला यही होता है 1 माइनस D/R। आर क्या होता है बच्चा? धरती का रेडियस। तो हमने पढ़ाया है धरती का रेडियस त्रिज्या 6400 किलोमीटर होता है, यहाँ 6400 लिखेंगे। आइए जल्दी से बताइए सॉल्व करके कितना आएगा सर? जी से जी गए हो, क्या बच गए हो? 99/100। इधर क्या बच गए हो? 1 माइनस D/6400। क्या करेंगे सर? इसको इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे। ये माइनस में है, ये माइनस D/6400 है, इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, और ये जब उधर जाएगा 1 माइनस 99/100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा D/6400 और इस फिर से एलसीएम उलसीएम लो, लघुत्तम लो, 100 माइनस 99 1/100 आएगा। देखिए हमको D चाहिए था, तो इस 6400 को इधर भेजेंगे, D बराबर हो जाएगा 6400/100। 2 0 गया, आंसर आएगा 64 किलोमीटर। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि धरती से कितना गहरा चल जाए ग्रेविटी 1% कम हो जाए। तो ग्रेविटी 1% कम होगा जब धरती के अंदर 64 किलोमीटर गहराई में जाओगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अभी तक हमने ग्रेविटी का बात किया, एक्सेलरेशन का, त्वरण का बात किया, धरती के गहराई में और धरती से ऊंचाई में। अब एक बात आपको और पता है कि धरती गोल गोल घूमता है, पता है सबको। तो मान लीजिए आज के दिन धरती गोल गोल घूमना बंद कर दिया तो क्या होगा? तब बताइए आपका वजन बढ़ेगा कि घट जाएगा? चलिए जवाब दीजिएगा कमेंट में। जो जो बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। जिसका जवाब सही होगा उसको मैं एक हार्ट दे दूंगा। आपको क्या जवाब देना है कि अगर धरती घूमना बंद कर दिया तो हमारा वेट बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बस यही बताना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। देखिए बउआ, देखिए एक काम करते हैं बउआ, क्या काम करते हैं?
अब फॉर्मूला पे फोकस कीजिए। धरती गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूमने के कारण बाहर की ओर कौन सा फोर्स लगता है, पढ़े हो ना? यदि कोई चीज गोल गोल घूमे तो बाहर की ओर फोर्स लगता है m ओमेगा स्क्वायर r। सर गलत पढ़ा रहे हो सर। उस कैसे सर? हमने फॉर्मूला पढ़ा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का mv स्क्वायर बटा r, बट आपने फॉर्मूला को गलत लिख दिया सर। ना बउआ, हमने सही लिखा है, इहो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। अगर धरती गोल गोल घूमता है तो बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है m ओमेगा स्क्वायर r। और अगर यदि हम बात करें एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन के केस में क्या करोगे? मास को भगा दो, मास को हटाओगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका मतलब धरती यदि गोल गोल घूमता है तो बाहर की ओर एक एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर r, और एक एक्सेलरेशन होता है धरती का। धरती कोई चीज को खींचता है ना बउआ, अभी पढ़ा रहे, इतना देर से पढ़ा रहे हैं कि धरती भी त्वरण लगाता है, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण त्वरण, एक्सेलरेशन। तो ये धरती किसी भी चीज को खींचेगा अपनी ओर। तो यहां दो एक्सेलरेशन हो गया, एक धरती वाला और एक बाहर वाला। अब होता क्या है, मान लीजिए धरती वाला 10 है और बाहर वाला 2 है, तो होता क्या है ना कि 10 में से लगभग 2 माइनस हो जाता है, मतलब कि बाहर वाला एक्सेलरेशन को कम कर देता है। छोड़ो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा दिमाग लगाओगे फ्यूज कर जाओगे। आते हैं फॉर्मूला पे, देखिए धरती के गोल गोल घूमने के कारण जो एक्सेलरेशन बनता है उसका मान होता है जी डैश, और इसका फॉर्मूला ये होता है जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अब इसमें दिए गए हर टर्म को हम एकाएकी करके समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये हमारा प्यारा सा धरती है और ये धरती का केंद्र है O, और आप इस P बिंदु पे खड़े हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ आप कुछ ना कुछ एंगल बनाइएगा। इस सेंटर से, इस हॉरिजेंटल लाइन से, केंद्र से आप एंगल बनाइएगा, उसको हम फाई बोलते हैं, फाई, ठीक ना। आप ये जो हॉरिजेंटल लाइन से एंगल बनाइएगा उसको हम फाई बोलते हैं। अब देखिए धरती का रेडियस क्या होगा r, और धरती का घूमने का स्पीड ओमेगा। तो वही सब चीज़ यहाँ पे कि धरती के घूमने के कारण, सुनो ध्यान से, मैं अब आंसर खुद दे देता हूँ। धरती के घूमने के कारण जो टोटल एक्सेलरेशन होता है, त्वरण कम हो जाता है, कम हो जाता है। अगर धरती घूमना बंद कर दे तो जी का मान ज़्यादा होगा, और जी का मान ज़्यादा होगा तो W बराबर mg होगा, तो हमारा वेट बढ़ जाएगा। तो हमने भी क्वेश्चन पूछा था ना कि धरती घूमना बंद कर दे तो हमारा वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और धरती घूमता है तो एक्सेलरेशन का मान होता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। जी क्या है, वही 9.8 सतह पे जो होता है मान। आर क्या है, धरती का रेडियस। ओमेगा क्या है, धरती के घूमने का एंगुलर स्पीड। फाई क्या है, एंगल कितना बना रहा है जहाँ पे आप खड़े हो। यहाँ खड़े हो एंगल और ज़्यादा होगा। मान लीजिए बचवा एक बात बताते हैं, मान लीजिए आप लोग धरती है और तुम यहीं पे खड़े हो इक्वेटर पे, इसको इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर, और तुम इक्वेटर पे जाके खड़े हो गए, उस केस में बताओ फाई कितना होगा। फाई, इक्वेटर मतलब ये होता है यहाँ पे। अगर आप इक्वेटर पे खड़े हो जाइएगा तो ये फाई ऐसे, फाई का मान 0 हो जाएगा। बोलो कैसे सर, फाई यहां से नापा जा रहा है ना, ऐसे गिरा दो तो इक्वेटर पे बचवा फाई का मान 0 होता है, 0 डिग्री।
तो उस केस में ग्रेविटी क्या होगा? अगर हम यहाँ पे फाई के जगह 0 डाल दे तो इक्वेटर पे ग्रेविटी का मान क्या होगा? लिख लेंगे यहाँ पे फॉर इक्वेटर। तो क्या है फॉर्मूला, एक बार लिख लो तुम लोग। फॉर्मूला है जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई, यही है ना। इक्वेटर पे याद रखिएगा सभी बच्चे, फाई का मान 0 डिग्री होता है इक्वेटर के लिए। अब यहाँ पे 0 डालोगे तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 0, कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो ग्रेविटी का मान क्या आएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। याद रखिएगा कि यहाँ तो 1 हो गया, इसके बदले पूरा का मान 1 हो गया। तो इक्वेटर पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, सॉरी गुरुत्वाकर्षण त्वरण होता है, एक्सेलरेशन, उसका मान होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इसको याद रखिएगा, आ सकता है। अब अगर हम बात करें पोल का, पोल किसको बोलते हैं सर? सर पोल किसको बोलते हैं तुमको पता है? नहीं पता है, हम बताते हैं। पोल इसको बोला जाता है, इसको P फॉर पोल। और यदि हम पोल का बात करें तो क्या होगा? यदि हम पोल का बात करें तो ये एंगल कितना होगा? ये अभी फाई था, यहां से यहां हो जाएगा, कितना डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री। और हम एक्स से एंगल नापते हैं, तो यदि हम पोल का बात करें तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो फाई के जगह पे अगर हम पोल का बात करें, फाई की जगह 90 डिग्री लिखेंगे। यहां बात करते आ जाओ, लिखेंगे फॉर पोल। पोल के केस में फाई का मान 90 डिग्री होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा जरा सोचो, यही है ना फॉर्मूला। इसको लिख दो, एक बार फिर से लिख दो, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई। अगर कॉस का 90 मान डाल दे, कॉस 90 का मान 0 होता बचवा, तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। तो ग्रेविटी का मान जी आएगा। और याद रखिएगा इसी कारणवश पोल पे ग्रेविटी सबसे अत्यधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं ना है, माइनस वाला चीज़ खत्म हो गया, और इक्वेटर पे माइनस वाला होता है। तो लगभग हम लोग तो इक्वेटर के पास रहते हैं, तो जो पोल के पास रहता है वहाँ ग्रेविटी ज़्यादा होता है, वहाँ वजन भी ज़्यादा होता है। चलिए आगे चलते, बहुत पढ़ लिए और हमारा सेशन लगभग 1 घंटे से चल रहा है। चलिए अब हम बात करें एक नया चीज़ का। जिस तरह से विद्युत क्षेत्र होता है, पढ़े हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह से सेम प्रकार से गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, सेम जिस तरह से विद्युत क्षेत्र होता है। तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कैसे निकालेंगे? E बराबर एफ बटा एम। बोलो सर ये फॉर्मूला याद रखना होगा। हाँ रखना होगा, याद करो ना, हम लोग पढ़े हैं। F बराबर क्यू ई, और यहाँ पे E का मान निकालते थे F बटा क्यू निकालते थे। बट यहाँ गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में आवेश उवेश नहीं होता है, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में मास होता है, ये मास। तो यहाँ पे Q था और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण में M होता है, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिएगा, सभी बच्चे इसको अच्छे से याद रखिएगा। ध्यान दीजिए। तो अब मेरा बात आप अच्छे से सुनिए, जो हम बता रहे हैं, जो आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं, सेम चीज़ आप गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी में भी पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन में। तो हम क्या बोल रहे थे, जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र होता है उसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है, उसका मान होता है F बटा एम, याद रखिएगा। और इसी का एक और फॉर्मूला होता है, E बराबर जी एम बटा आर स्क्वायर। ये क्या है सर? सर ये क्या है?
यहाँ माइनस साइन भी लगता है बचवा। तो सर मेरा बात ध्यान सुनिएगा, सर ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, याद कीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे और इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, वहां क्या आता था फॉर्मूला, Q/R²। था कि नहीं, बोलो हाँ या ना। एकदम हूबहू मैच खाता हुआ फॉर्मूला है। K के जगह G है, G फॉर K कांस्टेंट होता था, यहाँ G कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। Q क्या होता था, आवेश होता था। यहाँ बात हो रहा है गुरुत्वाकर्षण का, और गुरुत्वाकर्षण में आवेश नहीं मास होता है, द्रव्यमान होता है। तो Q के जगह M हो गया, R² यहाँ भी था, R² यहाँ भी है। बस यहाँ देखोगे ये माइनस लग गया, माइनस। बोलो सर इसमें माइनस काहे लगा सर? देखिए क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षित फोर्स होता है, अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगाया जाता है। तो देखा जाए बच्चा, जिस तरह आप विद्युत क्षेत्र पढ़ते हो उसी तरह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र भी होता है। वही फॉर्मूला सब है लिखा हुआ यहाँ पर, इसे आप याद रखिएगा। देखिए अब हम बात करते हैं अलग अलग आकार के, अगर द्रव्यमान होगा उसके अंदर बाहर विद्युत क्षेत्र जैसे होता है, उसी तरह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र क्या होगा, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, यदि अलग अलग चीज है तो। मान लीजिए बचवा, ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और उसके केंद्र से r दूरी पे आपको कहा गया कि आप निकाल के दिखाइए कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड का मान क्या होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला ये रहा, Gm/r² कर देना है। अगर इसके बाहर निकालने का है, देखो ये जो P बिंदु है उसके केंद्र से इसके सतह से बाहर है, तो कभी भी फील्ड निकालना हो सॉलिड स्फीयर से बाहर, एक्सटर्नल पॉइंट मतलब होता है बाहर, बाहर निकालना हो तो होता है Gm/r²। लेकिन मान लीजिए आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए, बाहर नहीं निकालना है, आपसे कहा जाए आपको गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है, वो भी ये सॉलिड स्फीयर के अंदर। मान लीजिए आपको कहा जाए इस बिंदु पे निकालना है, P बिंदु पे, यहाँ पे, तो ये P बिंदु इस सॉलिड स्फीयर के अंदर आ रहा है। उस केस में गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा Gm/r³ गुना r। बोलो सर r³ क्या है सर? दो r है, एगो बड़का r है सर, एगो छोटका r है। हम बताते बचवा, हम बताते। देखिए मेरा बात ध्यान सुनिएगा, जो बड़का r है ना, ये जो स्फीयर है गोला, उसका त्रिज्या है, रेडियस है, ठीक ना, और जो P बिंदु है उसकी जो दूरी होगी केंद्र से वो छोटका r हो गया। तो यदि आपको किसी भी एक सॉलिड सतह के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है Gm/r³ गुना r। याद रखिएगा, शॉर्ट में हम बता दिए। आगे चलते हैं। उसी प्रकार यदि हम बात करें एक सेल का, सेल क्या होता है? सेल का अंदर का पार्ट खाली होता है, खाली, एम्प्टी। और एक सेल के कारण यदि हमको निकालना पड़े गुरुत्वाकर्षण फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो बाहर में जो इसका मान लो m मास है, द्रव्यमान m है, तो बाहर निकालना पड़ रहा है। तो बाहर जो होगा वो होगा -Gm/r²। मान लो यहाँ से यहाँ तक का दूरी r है, तो होगा -Gm/r²। अब यदि हमको बोले अंदर निकालना है, इसके अंदर, तो इसके अंदर तो कोई मास ही नहीं, पूरा खाली है। ये क्या है? खाली है। तो खाली होने के कारण इसके अंदर कोई भी गुरुत्वाकर्षण फील्ड नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता है इसके अंदर। तो इसके अंदर का फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
चलिए मैं एक्स्ट्रा ही पढ़ा दे रहा हूँ, पता नहीं आपके एग्जाम में सब पूछेगा कि नहीं पूछेगा। आइए, और उसी का ग्राफ दिया गया है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका रिश्ता r² का इन्वर्सली होता है। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा बचवा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जिस तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ करता था उसी तरह से बचवा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है, ठीक ना। तो ये उसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन का ज़्यादा काम नहीं है, फिर भी पढ़ लो, अगर लिखा हुआ है पढ़ लो, है ना। देखिए हमको डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा, हमको क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। हमने इसलिए लिख दिया कि कम से कम आपको मदद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मान लीजिए आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन। हम शॉर्ट में समझा देते हैं, जो जो ऊपर लिखा है सब समझा देते हैं। वर्क डन बटा मास। बोलेगा सर एक बात बताइएगा सर, ये वर्क डन किस चीज का वर्क डन? हम बताते हैं। देखिए यदि आप एक मास को अनंत दूरी से किसी दूसरे गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर ला रहे हैं तो आपने जितना कार्य किया है वही वर्क डन। मतलब अनंत दूरी से किसी एक मास को दूसरे के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ला रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जितना काम किया वर्क डन, नीचे में मास से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डायमेंशन का बात करें तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, हम निकाल के भी दिखा देते हैं। हमने पढ़ा V बराबर वर्क डन बटा मास। बताइए, हम तुमको निकाल के दिखा देते हैं। वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है बचवा, बता जल्दी। mL/T-2 वर्क डन का होता है। और मास का क्या होता है, मास का m होता है। तो ये m ऊपर जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं m से m कट गया, हालांकि काटना डायरेक्ट नहीं चाहिए। m ऊपर जाएगा तो ये m क्या हो जाएगा, m 0 हो जाएगा। ऊपर जाएगा, ऊपर भेज दो, ये 1 है, ये भी 1 है, ऊपर जाके 0 हो जाएगा। l क्या है 2, t क्या है -2। देखो सेम डायमेंशन है तो हमने फॉर्मूला से डायमेंशन निकाल भी लिया। ये आपका डायमेंशन किसका आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे आप पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी प्रकार इस चैप्टर में वही सब चीज़ है, बट अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। अब देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला -Gm बटा R। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, द्रव्यमान। R क्या है, उसकी दूरी। मान लो हमको यहां पे निकालना है P बिंदु पे, तो हम यहां से P बिंदु का दूरी लेंगे और इस फॉर्मूला में डाल देंगे तो हमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मिल जाएगा -Gm बटा R। चलिए आगे चला जाए। देखिए ये एक सॉलिड स्फीयर है m मास वाला, इसके बाहर कितना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा आपसे कहा निकालो, वही फॉर्मूला वही होगा -Gm बटा R। R क्या है, दूरी R है तो R हो जाएगा, तो वही फॉर्मूला लगेगा जो होता है। आइए, लेकिन यदि यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जबरदस्त ट्विस्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत लोग को ये चीज याद नहीं रहता है। पोटेंशियल एट इंटरनल पॉइंट, यदि अंदर का बिंदु का बात करें, बाहर का तो बात कर लिए, बाहर में क्या होता है पोटेंशियल, बाहर में पोटेंशियल होता है -Gm बटा R। यदि हम गुरुत्वाकर्षण के कारण बनने वाला पोटेंशियल अंदर में बात करें, किसी एक स्फीयर के अंदर, इस P बिंदु पे बात करें जो कि इस स्फीयर के अंदर आता है, तो उसका जो पोटेंशियल होता है बचवा
वो होता है -gm/1.5 gm/r। क्या होता है? -1.5 gm/r। लोग सर बट यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है। देखिए यहाँ दो बात है, मेरा बात ध्यान सुनिएगा। ये दो अलग अलग केस है जो मैं आपको बता देता हूँ। बस 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा और पानी पीना पड़ेगा, काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ। तो होता क्या है कि यहाँ पे आप तो सुन रहे हो, बट मेरा एनर्जी कितना देर से, और मैं देख लेता हूँ कितना देर लेक्चर हो गया है। अभी देखा जाए तो आपका सेशन 1 घंटा 15 मिनट हो चुका है, और उम्मीद है कि 10-15-20 मिनट और चलेगा और फिर समाप्त हो जाएगा। टेंशन ना लो, ट्राई करेंगे कि ये भी 1 घंटा 40 मिनट जाते जाते समाप्त हो जाए। चलिए आगे ध्यान दें और इस चीज को समझे। देखिए जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हालांकि टाइपिस्ट ने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे टाइपिस्ट ने थोड़ा गलती कर दिया और उसको सुधारना चाहिए, ठीक ना। गलती क्या किया, ध्यान सुनिएगा। मेन फॉर्मूला ये होता है इंटरनल पॉइंट के लिए। क्या होता है फॉर्मूला? -gm/r³। याद रखना, इंटरनल पॉइंट के लिए अंदर अगर कोई बिंदु है तो उसका मेन फॉर्मूला ये होता है। क्या होता है भाई? -gm/r³ 1.5 r² -0.5 r²। याद रखिएगा, ठीक ना। और यदि हम सतह का बात करें, सरफेस का, उस केस में ये होता है ना। सरफेस का बात करें, अब आर क्या है बचवा? ये पी बिंदु का दूरी जो है आर है, छोटका आर, और ये जो सतह है उसका जो त्रिज्या होगा बरकार है। तो अंदर वाले पॉइंट में फॉर्मूला ये लगाना होता है। और अगर हम बाहर के सतह का बात करें, सतह का, उस केस में छोटका आर बरकार बराबर हो जाता है। सतह पे अगर बात करें, सरफेस पे, और अगर आप ये करोगे तो देखो इसी में डालो ये बात, वी आर कितना आ जाएगा? -gm/r³ और 1.5 r² -0.5। छोटका आर क्या है? छोटका आर बरकार के बराबर हो जाता है। यदि हम सतह का बात करें, सतह मतलब क्या होता है? सरफेस। तो ये यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, छोटका आर बरकार बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डालेंगे आर की जगह बरकार, क्या होगा? -gm/r³ और यहाँ पे 1.5 में 0.5 चला गया, तो ये आपको आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 1 r²। आर कट गया, ये तो -gm/r दिखा रहा है। 1 मिनट रुकना। नहीं, अच्छा नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये सतह पे होता है -gm/r। ये जो फॉर्मूला है, ये जो है, ये सेंटर का है। 1 मिनट लिख लो, मैं लिखवा देता हूँ। ये जो है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये केंद्र का है, सेंटर का। मतलब यदि बात किया जाए सेंटर का, इस केंद्र बिंदु का बात किया जाए, तो वहाँ पे पोटेंशियल होता है -1.5 gm/r केंद्र पे। क्योंकि केंद्र का अगर बात करें तो आर का मान 0 हो जाएगा, छोटका आर का मान 0 हो जाएगा। और छोटका मान का अगर आर का मान 0 डालोगे तो केंद्र पे जो पोटेंशियल आएगा -1.5 gm/r आ जाएगा केंद्र पे। और कोई भी बिंदु पे, अंदर में और कोई भी बिंदु पे पोटेंशियल का मान ये होता है, ठीक ना। और यदि सतह का बात करें तो सरफेस पे यही करना, छोटका आर का बरकार डाल देना, तो सरफेस पे वही फॉर्मूला लगा दो, निकल जाएगा। चलिए, क्लियर हो गया कन्फ्यूजन जो भी था। अब देखिए
आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ये रिलेशन पढ़े होंगे। कौन सा रिलेशन याद करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़े होगे, बराबर माइनस dV बटा dr। और सेम रिलेशन यहाँ पे भी लागू होता है। बोलो सर कैसे, दोनों चैप्टर का एक रिलेशन हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी फोर्स कंजर्वेटिव है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है, इसलिए दोनों का मान एक जैसा होता है, मतलब रिलेशन यहाँ पे एक जैसा होता है। आइए आगे चलते हैं, आगे देखिए वही फॉर्मूला को फिर से रिपीट किया, dV बराबर माइनस ई डॉट डी आर, जो भी हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। याद करो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, पहले याद करो फॉर्मूला होता था कि Q1 Q2 बटा आर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का बता रहा हूँ। अभी हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मान माइनस Gm1m2 बटा आर होता है। डायमेंशन आपका यही होगा, डायमेंशन भी याद रखना दिया हुआ है। अब चलिए आगे चलते हैं और अच्छे से समझते हैं बातों को। आइए, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। और मुझे पता है, देखो आप लोग बिना बताए मैं बता सकता हूँ, इस चैप्टर में थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा, तो इस वीडियो का आप 1 से 2 बार देखना, 2 बार देखना, एक तो बार देखना ही, दोबारा देखना, फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना, सभी चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए, यदि किसी भी चीज को धरती के सतह से आप ऊपर ले जाते हो h हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। याद रखिएगा, यदि आप किसी भी चीज को नीचे से ऊपर ले जाते हो तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन देखने को मिलता है, और उस परिवर्तन का फॉर्मूला है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। h आपका हाइट 1 प्लस h बट्टा आर, आर आपका रेडियस, इस अर्थ का रेडियस आर हो गया। ये फॉर्मूला किसका बच्चा, पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तन का। जाहिर सी बात है, हाइट घटता बढ़ता है तो किसी भी वस्तु का पोटेंशियल एनर्जी बदल जाता है, तो उसके अंदर परिवर्तन जो होता है वो होता है mgh बराबर 1 प्लस h बट्टा आर। और यदि हम बात करें छोटा मोटा हाइट का, फॉर स्मॉल हाइट, यदि हम बात करें छोटा मोटा हाइट का, एक मिनट रुकना, हाँ, यदि हम बात करें छोटा मोटा हाइट का, तो नीचे वाला पार्ट को इग्नोर कर दो, छोटा मोटा हाइट में इग्नोर कर दिया जाता है नीचे वाला पार्ट, और इसका फॉर्मूला हो जाता है del u बराबर mgh, छोटा मोटा हाइट। लेकिन अगर हाइट बड़ा हो तो उस केस में आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा, और याद रखिएगा जितना से पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा उतना ही आप वर्क डन करोगे, तो वर्क डन का भी लगभग ये फॉर्मूला आता है, और ये फॉर्मूला बहुत काम का है, याद रखिएगा, VVI। चलिए अब हम बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी का। बोलो सर क्या होता है? देखिए बच्चा, एक ऐसा गति है ना, वेग, गति नहीं वेग बोलो, एक ऐसा वेग जिससे किसी चीज को बिग दो तो वापस वो ग्रह पे वापस ना आए। अगर हम बात धरती का करें तो धरती पे वापस नहीं आए, और यदि हम बात किसी और ग्रह करें तो उस ग्रह पे वापस लौट के ना आए, ऐसा कस के बिगना है, ठीक ना। और उसी वेग को हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, याद रखिएगा। वही लिखा है कि मिनिमम वेग जिससे किसी वस्तु को भीगा जाए ताकि वो भाग जाए, धरती को छोड़ के भाग जाए, तो उसको बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, धरती का एस्केप वेलोसिटी। जो वर्ड एस्केप है ना, इसका मतलब ही होता है भागना, भागना इसका मतलब होता है, ठीक ना।
तो इतना कस के किसी चीज को बिग दो कि वापस धरती पे नहीं आए, उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। आइए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा सॉल्व करने के बाद हमको रिजल्ट से मतलब है, क्योंकि वन शॉट चल रहा है। पूरा सॉल्व किए कि मान लो ये धरती है, यहाँ से एक बॉल को बिग दिए v स्पीड से और वो धरती के बाहर चला गया। उस केस में उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है और उसका पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया, दोनों बराबर होता है। यदि कोई चीज़ धरती छोड़ के जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है। जिसको हम सॉल्व किए तो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, √2gr। जी क्या है, सतह पे जो त्वरण होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, वो जी है। आर क्या है, अगर बात धरती का हो तो धरती का रेडियस, और बात अगर किसी दूसरे ग्रह का हो तो उस ग्रह का रेडियस, और जी भी उसी ग्रह का। देखिए हम चाहे तो इसका फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे v बराबर √2gr है ना, तो हमने पढ़ा है छोटका g बराबर gm/r² होता है। ये हम पढ़े हैं, पहले ही पढ़े, जाके देखो पीछे बैक करके। छोटका g बराबर gm/r² होता है। तो अगर हम चाहे तो छोटका g की जगह पे gm/r² लिख सकते हैं, छोटका g की जगह पे, और गुना में r, तो r कट जाएगा। तो इसके वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला देखने को मिलेगा तुमको। क्या है फॉर्मूला, 2gm/r। ये भी एक फॉर्मूला है इसके वेलोसिटी का, और ये भी एक फॉर्मूला है। देखिए अब आगे चलते हैं, और एक और फॉर्मूला है, ये भी एस्केप वेलोसिटी का है, बट ये फॉर्मूला घनत्व, डेंसिटी के फॉर्म में। ये भी फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का ये है, और ये फॉर्मूला डेंसिटी के फॉर्म में है। मान लीजिए किसी ग्रह का आपको डेंसिटी दिया है, मास बटा वॉल्यूम, वही डेंसिटी दिया है। उस केस में आपको बोला जाएगा बताओ कितना कस के बिगे कि वापस नहीं आया, मतलब एस्केप वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो उस केस में आपको √8/3 करना है। पाई आपका पता है 22/7। जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और पी जो होता है वो डेंसिटी होता है ग्रह का, ठीक है ना, जो भी ग्रह है उसका डेंसिटी। आर जो होता है बचवा वो रेडियस होता है, जो कि धरती का बात करें तो धरती के लिए 6400 किलोमीटर होगा। देखिए धरती के केस में यदि आप किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बिग दोगे तो वापस नहीं आएगा। धरती केस में मतलब अगर पेन को ले लिए और उसको इतना कस के बिगे कि इसका स्पीड 11.2 किलोमीटर हो जाए पर सेकेंड में, तो पेन वापस धरती पे लौट के नहीं आएगा, आसमान में चला जाएगा, स्पेस में चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसा कि हमने अभी पढ़ के आया है, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एस्केप वेलोसिटी, कि किसी चीज़ को कितना कस के बिग दे वापस नहीं आए, और धरती के केस में आया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और हमने उसका 3 फॉर्मूला पढ़ा, तीनों याद रखना। आइए अब एक और स्पीड होता है बचवा जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। बोलो सर ये क्या होता है, सर हमको समझाइए ये क्या होता है सर। देखिए आपको पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए, धरती के चारों ओर करीब करीब हजारों, मतलब 16-17 हजार, में एग्जैक्ट डाटा तो नहीं आता है, बट 16-17 हजार के आसपास सैटेलाइट होता है। इतना सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट धरती के चारों ओर चक्कर मारते रहता है और बहुत सारा इंफॉर्मेशन देता है, जैसे वेदर इंफॉर्मेशन, तापमान, मौसम कैसा है, इन सभी चीज़ों में यही सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है। और ये सैटेलाइट जितना स्पीड से घूमता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड, VO लिखते हैं, इसको बोला जाता है ऑर्बिटल स्पीड।
क्या बोला जाता है बच्चों? ऑर्बिटल स्पीड बोला जाता है। चलिए अब अगर हम बात करें ऑर्बिटल स्पीड का, जिस स्पीड से सैटेलाइट घूमता है गोल गोल, उसको हम ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं। मान लीजिए ये धरती है, धरती का रेडियस r है और धरती से h हाइट पे, ये हाइट दिया h हाइट पे, धरती से h हाइट पे एक सैटेलाइट गोल गोल घूम रहा है ऐसे। तो चलिए आप इसका इक्वेशन पढ़ते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड होता कितना है। देखिए ऑर्बिटल स्पीड के लिए आपके सामने एक दो फॉर्मूला लिखा है, ध्यान दीजिए। gm बट्टा अंडर रूट gm बट्टा r प्लस h। लोग सर एक जगह आप r लिखते हो, एक जगह r प्लस h लिखते हो, क्या लोचा है सर? देखिए बच्चा, यदि आप, हमको चाहिए धरती के केंद्र से कितनी दूरी है, तो यदि आप डायरेक्ट दूरी का बात करो तो r हो जाएगा। केंद्र से यहाँ तक का दूरी क्या माने? r। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट दूरी दिया है उसको आप सिंपली r लिख देना। और यदि प्रश्न में आपको रेडियस दे दिया और उसके बाद हाइट बताया, तो छोटका r का मान हो जाता है r प्लस h। ये छोटका r का ही मान होता है। क्या होता है छोटका r का मान? r प्लस h, ठीक है ना। यदि आपको छोटका r डायरेक्ट नहीं दिया है कि केंद्र से सैटेलाइट का दूरी नहीं दिया है, आपको बोला धरती का रेडियस r है, हाइट h है, तो उस केस में r बराबर r प्लस h हो जाता है। तो यहाँ पे वही हुआ, फॉर्मूला में छोटका r की जगह पे यहाँ पे r प्लस h डाल दिए और इसी को सॉल्व किए तो ये भी एक, देखो फॉर्मूला एक ही है, इसके जगह पे ये डालें और इसी को सॉल्व करके एक ये फॉर्मूला ला दिए। ये है vo मतलब ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड बराबर r अंडर रूट g बटा r प्लस h। अब ये r क्या है? रेडियस। इसी को सॉल्व करके आया। तो आपको सब फॉर्मूला याद रखना होगा, कॉपी में लिख लो, जब जिसका जरूरत उसको यूज करो। आइए देखिए, अगर बात किया जाए छोटा मोटा हाइट का, बात ध्यान सुनना, हमने क्या सीखा कि ऑर्बिटल स्पीड होता है अंडर रूट gm बटा r प्लस h। आओ पीछे दिखाते हैं, सीखा कि नहीं सीखा? सीखा ना। ये ऑर्बिटल स्पीड होता है। बोलो सर ऑर्बिटल स्पीड किसका? सैटेलाइट का। सैटेलाइट जो चारों तरफ चक्कर मारता है उसका। और यदि बात किया जाए छोटा मोटा हाइट का, छोटा मोटा हाइट का, तो उस केस में हम h को 0 मान लेते हैं फॉर स्मॉल हाइट। उस केस में हम h को 0 मान बैठते हैं और vo का मान क्या हो जाता है? h को अगर 0 करोगे vo का मान हो जाएगा gm बटा r, ये हो जाता है। तो वही लिखा हुआ है gm बटा r। और इसको और सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे r से गुना कर दो, ये हो जाएगा gm बटा r स्क्वायर। इसको हम छोटका g लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे ना, एक मेरा कहने को तो देखो, आप कैसे फॉर्मूला या ज़्यादा मत सोचो क्योंकि समय नहीं बचा है। आप इतना सोचोगे तो कुछ आइए नहीं करेगा समझ। सुनो बात को, अगर हम h छोटा ले ले तो हाइट 0 हो जाएगा और ये फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो वही हमने लिखा gm बटा r। इसको अगर और अच्छे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा g अंडर रूट जी आर हो जाएगा। और ये पाया गया है कि जो सैटेलाइट हमारे धरती के करीब होता है उसका स्पीड लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 8 किलोमीटर पर सेकेंड। जो इस सैटेलाइट हमारे धरती करीब है उसका हम बात कर रहे हैं। और ऑर्बिटल स्पीड कितना है बचवा? अंडर रूट जी आर। तो हम लोग दो चीज सीखे कि एस्केप वेलोसिटी आया अंडर रूट 2gr और ऑर्बिटल स्पीड आ गया अंडर रूट gr। देखिए अब अगर हम आगे चले तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, सबसे लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, टेंशन ना लो। पहले हम रिलेशन पढ़ लेते हैं कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड के बीच का रिलेशन
क्या होता है? तो बचवा एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड का रिलेशन होता है एस्केप वेलोसिटी बराबर, यहाँ लिख देता हूँ, √2 गुना ऑर्बिटल स्पीड। बोलोगे सर ये रिश्ता कैसे आया सर? चलो हम बता भी देते हैं कि ये रिश्ता आया कैसे। सुनो ध्यान से, आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि एस्केप वेलोसिटी होता है √2gr और ऑर्बिटल स्पीड होता है √gr। ये होता ना, वो देखो यही था ना, देखिए यही था। अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को भागा करोगे तो ये हो जाएगा v बटा vo। इधर क्या, इधर देखा जाए √gr गया, क्या बचेगा? √2 बचेगा। तो v बराबर vo, उधर देख चल जाओ, √2 vo आ गया। कैसे रिश्ता बना? तो हमने रिलेशन भी बता दिया। चलिए देखो, जितना हो सके मैं सच बताता हूँ, मैंने अपना 100% दिया। बउआ जो चीज़ 12 दिन पढ़ाना होता है, 13 दिन पढ़ाना होता है, उसको हम 1.5 घंटा में निपटा रहे हैं। और मैं यही बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा लगेगा, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग करो, उससे आपका और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इस चैप्टर को 2 बार देखो वीडियो को, और जिस तरह पहला वीडियो में सपोर्ट किए थे, सेम सपोर्ट हमको इस वीडियो में भी चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। जैसा कि पता है कि धरती के चारों ओर एक सैटेलाइट गोल गोल घूमता है। अब सवाल ये है कि घूमने में कितना समय लगेगा, एक चक्कर मारने में कितना समय लगेगा। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। अब यदि एक सैटेलाइट धरती के केंद्र से r दूरी पे है, तो एक चक्कर मारेगा तो कितना जाएगा बताओ? एक चक्कर में कितना दूरी होता है? पेरीमीटर बताओ क्या होता है? 2πr होता है। एक चक्कर में दूरी तय होगा 2πr, और ऑर्बिटल स्पीड को हम लोग vo मान लेते हैं, vo, ठीक ना? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस के जगह पे 2πr, r रेडियस हो जाएगा, और स्पीड के जगह पे उसका ऑर्बिटल स्पीड। ये हो जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। और हमने वही चीज़ लिखा है, अच्छे से देखो, जूम कर देता हूँ। टाइम पीरियड बराबर 2πr बटा v0। अब हमने क्या किया बचवा? v0 का मान डाल दिया, फॉर्मूला जो होता है v0 का क्या होता है? √gm बटा r, वो डाल दिया। डाल के सॉल्व किया तो हमारा जो है फाइनल फॉर्मूला आया। क्या आया फाइनल फॉर्मूला? 2 फॉर्मूला फाइनल है हमारा। एक ये ध्यान से देखना, जो मैं 2-3 फॉर्मूला याद रखने कहूँगा। 1 मिनट रुकना, बोर्ड थोड़ा हैंग कर रहा है, रुको। हाँ अब काम कर रहा है। देखिए ये हो गया 2πr। यहाँ पे 3 फॉर्मूला काम का। एक इसको भी याद रखना, एक टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला, r³ मतलब दूरी, और r जो होगा रेडियस, धरती का रेडियस। एक ये भी फॉर्मूला काम का है, और एक ये भी फॉर्मूला काम का, ये वाला। तो आपको जो भी दिया रहेगा डाटा एग्जाम में, उस हिसाब से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हो कि सैटेलाइट को गोल गोल घूमने में कितना समय लग रहा है, निकाल सकते हो। चलिए आ जाइए, यहाँ बात कीजिए। देखिए जो सैटेलाइट धरती के बहुत करीब होता है उसका टाइम पीरियड लगभग 84.6 मिनट होता है। जो सैटेलाइट धरती के बहुत करीब होता है उसका हम बात कर रहे हैं, 84.6 मिनट होता है। उसको घंटा में करे 1.4 आवर। इसका मतलब जो सैटेलाइट धरती के करीब होता है वो 84 मिनट के अंदर एक चक्कर लगा लेता है।
जो धरती के करीब होता है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ, उस केस में आर को, छोटका आर को आर के बराबर मानना है। यदि कोई सैटेलाइट धरती के करीब है उस केस में छोटका आर को आपको आर मान के चलना है, ठीक है ना। छोटका आर को भी आर मान लेंगे। चलिए, मतलब ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, अच्छे से देखो, हम बताते हैं तुमको, अच्छे से बताते हैं। ये फॉर्मूला कहता है टी बराबर 2 पाई आर क्यूब बट्टा नीचे में क्या, जी आर स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे क्या कहना है कि यदि कोई सैटेलाइट, ये धरती है और एक सैटेलाइट धरती के बहुत करीब है और वो चक्कर लगा रहा है, उस केस में छोटका आर को बड़का आर बराबर मान लेना है। तो याद रखना, यदि कोई सैटेलाइट धरती के बहुत करीब है, उसका हम फॉर्मूला अब बता रहे, अभी बता रहे। ये फॉर्मूला जो था सब जगह लागू होता है, लेकिन यदि कोई सैटेलाइट धरती के करीब है उसका फॉर्मूला क्या होता है जो बात करते हैं। उस केस में आर बराबर आर हो जाएगा। इस फॉर्मूला में छोटका आर की जगह बड़का आर डालो, तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट छोटका आर की जगह बड़का आर डालो, आर क्यूब बटा जी आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर बटा जी। ये आ जाएगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। यदि सैटेलाइट धरती के बहुत करीब है उस केस में टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होगा 2 पाई अंडर रूट आर बटा जी। आइए लास्ट, यदि आपसे बोला जाए कि सैटेलाइट का टोटल एनर्जी निकालो, तो उसका फॉर्मूला होगा माइनस जी एम एम बटा 2r, छोटका 2r। ये क्या है हम बताते हैं। m हो जाएगा मास ऑफ अर्थ और छोटका m हो जाएगा मास ऑफ सैटेलाइट, r जो हो जाएगा इसके बीच का दूरी। तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो देखिए बच्चा, हम लोग पिछले 1 घंटा 42 मिनट से लाइव हैं, और मैं बोला भी था 1 घंटा 40 मिनट या 1 घंटा 50 मिनट के आसपास लगेगा। मैंने अपना 100% दिया, सच बताता हूँ। तो आप भी घबराओ मत फिजिक्स से, लास्ट तक वीडियो देखे। जो बच्चे देखे उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर करो, सपोर्ट करो, कमेंट बताओ कैसा लगा लेक्चर आज का। आइए देखिए, इसको आप पढ़िए एक बार अच्छे से। आपसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, ए सैटेलाइट सर्कल अराउंड ए डिस्टेंस ऑफ 3400 किलोमीटर, डिटरमाइन इट्स ऑर्बिटल स्पीड इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। आपसे बचवा ऑर्बिटल स्पीड निकालने कह रहे हैं, और ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, हम बताते हैं ये दो तीन फॉर्मूला होता है। एक तो फॉर्मूला होता है जी एम बटा आर, एक फॉर्मूला होता है, 2-3 लिख देता हूँ, हम कौन सा लगाएंगे देखना तू। एक होता है जी एम बटा आर प्लस एच, और एक जो होता है हम बताते हैं कौन सा होता है, कौन एक और होता है, दैट इज, आप देखोगे पीछे हम बता देते हैं, यहाँ पे आ जाओ पीछे हम दिखाते हैं, रुक जाओ एक मिनट, हम पढ़ाए हैं तो सामने से लिखा देते हैं। ये देखिए, एक होता है जी बटा आर प्लस एच, आर बाहर, जी बटा आर प्लस एच, ये भी एक फॉर्मूला होता है। अभी कैसे आया हम बता ही देते हैं, बात छिड़ गया तो हम इसको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं आया कैसे, हम ये भी बता देते हैं फॉर्मूला कैसे आएगा। कहाँ गया, ठीक ना, ध्यान दो, ये रहा। देखिए हम पूरा डेरिवेशन के साथ बताते हैं फॉर्मूला आया कैसे। ये हमको एक ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है, हर चीज़ का डेरिवेशन होता है, मुझे मालूम है, बट क्या करूँ, कम समय में पढ़ाना था इसलिए डेरिवेशन नहीं कर पाया, यहाँ कर दे रहा हूँ।
और वेक्टर स्पीड का फॉर्मूला आता है जी एम बटा आर प्लस एच। आप एक काम करो, ऊपर नीचे आर स्क्वायर से गुना कर दो, तो वी ओ आ जाएगा अंडर रूट, ये आर स्क्वायर को नीचे लिखो, जी एम बटा आर स्क्वायर कर दो, और एक आर स्क्वायर को ऊपर लिखो, और ये आर प्लस एच को नीचे डालो। तो जी एम बटा आर स्क्वायर की जगह पे हम चाहे तो छोटका जी लिख सकते हैं, तो छोटका जी इसके जगह पे ये आर स्क्वायर और नीचे में आर प्लस एच। अब यहाँ पे आर स्क्वायर का आर बाहर निकल जाएगा, आर बाहर गया तो अंडर रूट जी बटा आर प्लस एच, ये एक फॉर्मूला आ गया। लोग सर इतना लेंदी काहे करते हो आप क्वेश्चन को, हमेशा क्वेश्चन लेंदी कर देते हो। बउआ ये हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया, आओ देखो ये फॉर्मूला क्या हम पढ़े हैं, देखो ना ये हम फॉर्मूला पढ़े, हमको याद है, देखिए पढ़े हैं ना, आर अंडर रूट जी बटा आर प्लस एच। आइए देखिए वही फॉर्मूला आया है, तो हर चीज़ हम निकाल सकते हैं, तो आप टेंशन मत लो, हम क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर रहे, हम बता रहे थे तुमको। अब यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, आइए ये फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। चलिए कमेंट में बता दीजिएगा, ऑलरेडी सेशन लेट हो गया। आप लोग ये फॉर्मूला लगा के ये वाला फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन में सब दिया है, जी का मान आप रख लीजिएगा, दिया होगा 9.8 के आसपास दिया होगा, दिया है 9.8, एच रख दीजिएगा 3400 किलोमीटर। तो रख के बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर आपका क्या आंसर आया। सभी लोगों का धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए। मैं यही बोलूँगा, अपना प्यार कम मत करो, कभी कुछ चैप्टर हार्ड भी होता है, कुछ इजी भी होता है, इससे आप जज मत करो, ठीक है ना। धन्यवाद सभी लोगों को देखने के लिए, फिर से एक बार प्यार दिखाना आप लोग सब, सभी लोगों का धन्यवाद।